जो है रुग्ण हो जाते हैं। फिर कुछ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिसमें विकास का हस्तांतरण होता रहता है और नवीन आविष्कार और नवीन खोज कुछ उत्पादनों को अप्रचलित कर देते हैं, अनुप्रयुक्त कर देते हैं, जिससे औद्योगिक इकाई रुग्ण होकर बंद हो जाती हैं। तो इसके कारण ये है कि औद्योगिक रुग्णता के कि कुप्रबंध हो जाता है, आंतरिक मतभेद होते हैं, कोषों का दुरुपयोग होता है, विपणन की नीतियों का प्रभाव पड़ता है, बाजार में शिथिलता आ जाती है, दोषपूर्ण प्रारंभिक नियोजन और प्राविधिक बाधाएं आती हैं, अनेक समस्याएं, अन्य प्रकार की हड़ताल इत्यादि हो जाते हैं और आपूर्ति में कमी होती है, जैसे कच्चे माल, ऊर्जा आदि की बाधाएं होती हैं। अब इसके लक्षण या चिन्ह क्या? औद्योगिक कार्यशील पूंजी प्रबंध के स्तर में गिरावट इसका एक प्रमुख लक्षण है। व्यवसाय के चालू अनुपात में, शीघ्र अनुपात में क्रमशः लगातार गिरावट, प्राप्तियों में वृद्धि तथा दोषपूर्ण कालक्रम सूची में, इन्वेंट्री आवर्ती में निरंतर कमी, जिसके कारण माल स्टॉक में वृद्धि हो जाती है। तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण है। बिक्री में क्रमशः कमी, उपक्रम द्वारा रोकड़ डिस्काउंट और अन्य व्यापारिक डिस्काउंट में वृद्धि करके विक्रय में वृद्धि करने के असफल प्रयास, उधार नीति और शिथिल वसूली भी, पुराने ग्राहकों से विवाद और कानूनी लड़ाइयां या उलझने भी इसका प्रमुख कारण है। रोकड़ प्रबंध संबंधी बाधा होती है कि रोकड़ निर्गमन में स्थिरता, रोकड़ आगमों के निरंतर गिरावट, इन सब कारणों से अनुकूलतम बिंदु का जो वह स्थान है वह नीचे हो जाता है और कभी कभी तो रोकड़हीनता यानी कैशलेस जैसी पोजीशन भी बन जाती है। संपत्ति के ढांचे में दोष, संपत्तियों का उचित रखरखाव, देखरेख, मरम्मत, प्रतिस्थापन, ये भी दोषपूर्ण ह्रास नीति, मूल्यों की तुलना में वास्तविक मूल्यों में लगातार ह्रास और इस प्रकार संपत्तियों की बिक्री, ये भी एक कारण हो सकते हैं। पूंजीगत ढांचे में भी दोष होता है ना। विशुद्ध पूंजी के विशुद्ध मूल्यांकन में गिरावट होती है, स्टॉक एक्सचेंज के मूल्यों में, शेयर के मूल्यों में कमी होती है, अति पूंजीकरण की दिशा में भी व्यवसाय अवनति की ओर चला जाता है। वैधानिक दायित्वों में पूर्ति, बैंक ग्राहक संबंधों में ह्रास, इस प्रकार इसके क्या परिणाम है? संसाधनों का दुरुपयोग, रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, इकाइयां परस्पर विपरीत प्रभाव डालने लगती है निर्भरता के लिए और इसमें विनियोजकों एवं उद्यमियों का प्रभाव जो है वो गिरने लगता है, शेयर गिरने लगते हैं। वित्तीय संस्थाओं का यह है कि इस पर प्राप्त ऋण की बकाया राशि प्राप्त नहीं होती हैं, सरकार पर भी वित्तीय भार आने लगते हैं और इसके उपचार क्या हैं? तो दो उपचार हैं। एक अविलंब उपचार है, सरकार रियायती वित्त देती है, सरकारी सहायता देती है और ये स्वस्थ इकाइयों में संविलियन कर लेती है और परामर्श और सहायता देती है, प्रबंध में परिवर्तन करती है। जबकि दीर्घकालीन में प्रोजेक्ट के बनाकर जांच की जाती है और प्रारंभिक का जांच के उपरांत भी जांच की जाती है और इसमें आपसी समन्वय स्थापित किया जाता है। इसके बाद सरकार के द्वारा जो सरकारी नीति बनाई गई है उसमें सरकार द्वारा प्रबंध का अधिग्रहण किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है, संविलियन और एकीकरण किया जाता है, सीड पूंजी की योजनाएं भी लागू की जाती हैं, है ना। भारत में औद्योगिक विनियोग बैंक की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1971 में की गई। 1984 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का नाम दिया गया। 95 में इसको वित्तीय संस्थान का स्तर प्रदान किया गया और इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता देना, रुग्ण इकाइयों को प्रबंधकीय तकनीकी सहायता देना, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास एवं कार्यों को में समन्वय लाना, एकीकरण और विलयन के लिए व्यापारिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। फिर रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 एवं औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित करना, यह भी राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना करना, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लॉ बोर्ड को अस्तित्व में लाना, है ना। और इस प्रकार सरकार के द्वारा इन संस्थाओं का गठन करके उदारीकरण की ओर औद्योगिक इकाइयों को ले जाकर पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार करके इनकी रुग्णता को के लिए सुधार करने के लिए उपाय किए गए। बैंकों के द्वारा जो उपाय किए गए, व्यापारिक बैंकों ने कुछ कदम उठाए कि ऋण वापसी के लिए अधिक समय दिया, कम दर पर ब्याज की वसूली की, कार्यशील पूंजी की कमी पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था दी, अदत्त ब्याज को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपलिखित किया,
है ना। रिजर्व बैंक ने एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया बीमार इकाइयों के उपचार के लिए और उनके प्रयासों की समीक्षा करती रही। औद्योगिक विकास बैंक ने एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की और इनके मामलों पर विचार किया गया और केंद्र सरकार और राज्यों के स्तर पर अंतर संस्था समन्वय समितियां बनाई गई। भारतीय स्टेट बैंक ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, है ना। गुणात्मक दृष्टि से इसमें प्रयास किए गए और यहाँ पर विभिन्न व्यवस्था करने के साथ साथ अपने कुछ कर्मचारियों को पुनरुद्धार कार्यक्रम में विषय में कुशल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की। योजनाओं को लागू करने की दिशा में सतर्कता पूर्वक एवं कमजोर औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय मामले पर पूरी तरह नजर रखी। और औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड जो है 12 जनवरी 87 को बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 से लेकर 14 सदस्य हो सकते हैं और सरकार इस बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य बीमार और संभावित बीमार कंपनियों के पुनरुत्थान, सुधार, उपचार, संगठन, पुनर्संस्थान आदि की उचित व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा बोर्ड के जो कर्तव्य हैं कि कंपनी का पुनर्गठन, पुनर्संस्थापन के लिए उचित उपाय, संपूर्ण अथवा किसी भाग को बिक्री करना अथवा लीज देना, बीमार कंपनी के अन्य स्वस्थ कंपनी में एकीकरण करना, बीमार कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन करना, अधिग्रहण करना, उचित सुधारात्मक उपचारात्मक कदम उठाना, एक अपीली प्राधिकरण का भी गठन करना, है ना। इस प्रकार करके यहाँ पर कंपनी को न्यायालय के आदेश से समाप्त किया जा सके ऐसी परिस्थितियां भी देखना। बीमार औद्योगिक लघु क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को के लिए कार्य किया। रिजर्व बैंक ने भी इसमें काफी कार्य किया, है ना। इसमें गोस्वामी समिति का गठन किया गया जिन्होंने 180 दिनों में भुगतान न कर सकने वाली ऋणों के संबंध में अपनी प्रतिवेदन दी। नकदी साख कार्यशील पूंजी के संबंध में अनियमितताएं बनी रही, इसका रिपोर्ट दिया। 50 लाख की ऊपर की वसूली के मामले पर रिपोर्ट दिया, है ना। और कंपनी के दिवालियापन पर बालकृष्ण इराडी की सिफारिशें भी इसमें लागू की गई। 31 अगस्त 2000 को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और इस प्रकार इन संस्थाओं के द्वारा भी सरकार ने इसे ठीक करने का प्रयास किया। धन्यवाद।